गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे हैं? ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 2। तो ट्रिगोनोमेट्री में हम बताए थे आपको कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी भी किसी कंडीशन पे कोई भी स्थिति कोई भी परिस्थिति हो चेंज नहीं होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, एल वो लिख देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं? आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, ये सब याद रखने का है। ठीक है, अब देखिए, जिस एंगल के बारे में आपको पूछा जाएगा उस एंगल के जिस एंगल का चर्चा किया जाएगा, जिस एंगल के बारे में पूछा जाएगा उस एंगल के जो सामने होगा उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, पी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ए बी सी है, तो सी के बारे में अगर आपको पूछा जाएगा, एंगल सी के बारे में जब बात किया जाएगा तो हाइपोटेनस तो हमेशा यही होगा, कर्ण हमेशा यही होगा, लेकिन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? चेंज होगा। जब सी के बारे में बात किया जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब जिस एंगल को पूछा जाता है, जिस एंगल का चर्चा किया जाता है, जिस एंगल की बात की जाती है, उस एंगल के सामने में जो भुजा होता है, उस एंगल के जो सामने में साइड होता है, सम्मुख भुजा, उसी को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। तो बच गया आपका क्या? बेस। ये हो गया, बेस हो गया ये। लेकिन जब आपको इस एंगल के बारे में बात किया जाएगा, एंगल ए के बारे में जब पूछा जाएगा, तो एंगल ए के जस्ट सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ए के बारे सामने में क्या हो गया आपका? ये, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस हमेशा यही रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। एक सवाल देते हैं, उसके बाद आप लोग इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए कैसे बनता है। मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर आपका कोई ट्रायंगल है जिसमें दिया है कि साइन आर इक्वल टू आपको दिया है 5/13। 5/13 आपको कह रहा है कि कॉस पी निकालो और टेन पी निकालो। कॉस पी निकालो और टेन पी निकालो, ये निकालना है। ठीक है, तो समझते हैं, देखिए कैसे निकलता है। इसको किस निकालना है? साइन आर आपको गिवन है, 5/13 दिया है, कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, अच्छे से समझते हैं। तो देखिए कॉस पी कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन आर दिया है, क्या दिया है आपको? साइन आर दिया है 5/13। अच्छा, कल हम आपको फार्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे? कहाँ लिखे? ये साइन सब के बारे में लिखे थे ना। देखिए क्या लिखे थे, साइन का बताए थे P/H, इसी का जस्ट अपोजिट होता था कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाता है H/P। कॉस का हो जाता है आपका B/H, तो सेक का हो गया H/B। टेन का हो गया P/B, और इसी का अपोजिट होता है कॉट, तो B/P। ये याद होना चाहिए, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, साइन का जो होता है साइन कॉस टेन, ये सब याद होना चाहिए। ठीक है, पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं। तो साइन आर का होता है 5/13। साइन आर कितना दिया हुआ है? 5/13 दिया है, आपको निकालना है कॉस पी और टेन पी निकालना है। ठीक है, साइन आर दिया हुआ है। तो देखिए साइन आर दिया है, तो इसका मतलब साइन का फार्मूला क्या होता है? P/H। इसका मतलब ये P होगा, ये H होगा। P कितना हो गया आपका? 5 और H हो गया आपका 13। ठीक है, तो ये हो गया P हो गया और ये हो गया आपका H हो गया। ये क्या हो गया? P हो गया, ये हो गया आपको H हो गया। ठीक है, तो अब देखिए P और H दिया है, तो R के लिए, एंगल R का बात किया जा रहा है ना, तो एंगल R के लिए P क्या हो जाएगा? एंगल R के लिए P ये हो जाएगा, तो P कितना हो गया आपका? 5 हो गया। और R कितना हो गया? R कितना हो गया? इसमें K भी लगा सकते हैं, K भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग फंस जाइएगा, इसलिए 5 लगाते हैं। ठीक है, P कितना हो गया? 5 हो गया। और H कितना हो गया? 13। तो H हमेशा यही होगा ना, समकोण त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो ये 13 है, H क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, आपको ये निकालना है, B निकालना है। क्या निकालना है? B निकालना है। तो B का आपको क्या बताए थे कल? हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। यही एक फार्मूला से सब बन जाता है, पाइथागोरस थ्योरम था। तो 13 का स्क्वायर, H कितना है? 13 है, 13 का स्क्वायर, और P कितना दिया है? 5 का स्क्वायर और प्लस बेस तो दिया नहीं है, x मान लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 169, और ये हो गया आपका 25, और ये x स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना हो गया? 144 x स्क्वायर, और इधर स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा ना। तो x बराबर कितना हो गया? 12। x बराबर कितना हो गया? 12। तो ये आपका कितना निकल गया? 12 निकल गया। अब देखिए आपको निकालना क्या है? कॉस पी। क्या निकालना था? कॉस पी। क्या निकालना है? कॉस पी। और दूसरा क्या निकालना है? टेन पी। क्या निकालना है? टेन पी। ठीक है, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है? कॉस यहाँ पे आते हैं, कॉस क्या होता है? B/H। कॉस क्या है? B/H।
ठीक है, और tan p निकालना है, tan p, tan के लिए क्या होता है p बटे b, p बटे b। तो देखिए cos का p बटे h, cos का क्या होता है p बटे h, लेकिन cos के साथ कौन सा एंगल है, p दिया है तो p ये है। अब देखिए इस p के लिए ये जो एंगल है, एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने में जो है वो परपेंडिकुलर, इस बार परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस क्या हो गया आपका, ये हो गया। हाइपोटेनस तो ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हम आपको बताए जिस एंगल का बात किया जाएगा उस एंगल के जो सामने में भुजा होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल पी का बात किया जा रहा है, एंगल पी का बात किया जा रहा है, तो इसके सामने में जो भुजा होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, और बेस आपका ये हो गया। ये दिमाग में रखेंगे, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। क्यों हो गया, फिर से एक बार, क्योंकि जिस एंगल का बात किया जाएगा ये बेसिक चीज़ है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जिस एंगल का बात किया जाएगा, जिस एंगल का बात किया जाएगा उस एंगल के जस्ट सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल पी के बारे में बात किया जा रहा है, एंगल पी का, पी के जो सामने में होगा उसको परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया आपका ये। हम बताए ना कि परपेंडिकुलर अगर डिसीजन हो गया तो जो रेस्ट बचा वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेनस हमेशा एक जैसा रहता है, ठीक है। तो एंगल पी के बारे में बात किया जा रहा है, इसके सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो cos p के लिए क्या हो गया, b बटे h होता है ना, cos का फार्मूला b बटे h। तो cos के लिए b क्या हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, p के लिए, इसके लिए तो परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, तो 5 बटे h तो हमेशा आपका यही रहेगा 13, कहीं कोई दिक्कत नहीं। tan p, जिस एंगल का बात किया जाएगा उसके सामने में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा p, तो इसके सामने में जो भुजा होगा, इसके सामने में जो साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो tan p के बारे में ही बात किया जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ फार्मूला होता है p बटे b। तो p क्या होगा, इसके लिए p हो गया ये, तो p कितना है 12, जब ये p हो गया तो b आपका ये होगा, और हमको b ही लिखना है, तो 5 12 बटे 5, ठीक है। इस टाइप का सवाल को हम लोग इस तरह बनाते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिंपल है। चलिए अब समझते हैं कि रिलेशन क्या है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे कुछ कुछ रिलेशन है, हम आपको दिखाते हैं क्या क्या रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। दूसरा 3 रिलेशन होता है इसमें, कहाँ बताएं, इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। उसके बाद एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका 1 होता है, ठीक है। और एक और लिख लेते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। याद रखिएगा इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। देखिए साइन और कॉस का जब बात किया जाएगा तो यहाँ पे प्लस है, सेक अब बाकी दोनों जगह माइनस है, ठीक है। ये दिमाग में याद रखेंगे। ये 1 क्यों होता है, देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, p बटे एच। साइन का फार्मूला क्या होता है, p बटे एच। तो साइन जो है, तो साइन को लिखेंगे p बटे एच, चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर जोड़ है। कॉस का क्या होता है, कॉस का क्या होता है b बटे एच, कॉस का क्या होता है b बटे एच, तो यहाँ b स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, एच स्क्वायर हो गया, बचा आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बताइए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो एच स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया आपका 1 हो गया, तो ठीक है ये होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत जगह इसको आपको काम में आएगा, ठीक है। जब तक आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते रहिएगा आखिरी सांस तक ये सब फार्मूला काम आने वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ये होता है 1, क्यों होता है, ठीक है। उसी तरह आप लोग प्रूव कीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 क्यों होता है। एक और बताते हैं, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेक का क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक। तो एच बटे बी, ठीक है, तो एच बटे बी, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। और टेन का क्या होता है, पी बटे बी, तो पी बटे बी, ठीक है, स्क्वायर लगा देंगे। एलसीएम हो गया आपका बी स्क्वायर, बचा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए कि जब एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटा देंगे,
ये एच पी स्क्वायर उधर जाके घट जाएगा, तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर घटेगा तो बी स्क्वायर बचेगा ना। एच में पी घटाएंगे तो क्या होगा, बी बचेगा स्क्वायर करके, तो बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर हो गया आपका, कट के कितना हो गया 1। तो इसका मतलब ये भी कितना होता है 1 होता है, ठीक है। इसी तरह हम इसको प्रूव करते जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये भी 1 होता है। इसको आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम बता देंगे, ठीक। अब देखिए, एक ये फार्मूला हो गया, एक इसमें, तो इसमें एक और फार्मूला हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, चलिए देखिए, इसमें क्या बताएं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इधर फार्मूला बैंक खाली आपको फार्मूला मिलेगा, ठीक है। साइन ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए जब हम क्या करते हैं थोड़ा देखिए, साइन का लीजिए तो p बटे एच, साइन का ले लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर क्या है आपका p बटे एच, और कॉस थीटा बराबर क्या है b बटे एच। कॉस थीटा बराबर आपका क्या है b बटे एच। इसको भाग दे देते हैं, क्या करते हैं भाग दे देते हैं, डिवाइड देते हैं। जैसे डिवाइड देंगे तो एच एच खत्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा साइन थीटा बटे हो गया ना कॉस थीटा, बचा आपका क्या p बटे b बचा। तो p बटे b खोजेंगे, किसी का फार्मूला होता है क्या, तो पता चलता है p बटे b इसका फार्मूला होता है टेन का। तो ये क्या हो गया टेन थीटा हो गया, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर आपका हो गया क्या ये टेन थीटा। मतलब हम लिख सकते हैं टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा का एक नया फार्मूला हो गया साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टेन को हम बताए, टेन का उल्टा बताए आपको क्या कॉट होता है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट टेन का जब साइन बटे कॉस हुआ तो कॉट का आपका क्या हो जाएगा कॉस बटे साइन, या कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, साइन का चूँकि उल्टा होता है क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा होता है ना कॉसेक, तो हम क्या लिख सकते हैं बराबर तो नहीं लिखेंगे, उल्टा होता है, ठीक है उल्टा होता है। तो देखिए साइन और कॉसेक में क्या रिश्ता है उल्टा का, साइन का होता है p बटे एच, कॉसेक का होता है h बटे p, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। साइन को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक, और कॉसेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन। तो कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 बटे सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस, टेन को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट, कॉट को लिख सकते हैं 1 बटे टेन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए बढ़िया से समझते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए एक त्रिभुज लेते हैं हम, एक क्या लेते हैं त्रिभुज लेते हैं, समकोण, बढ़िया से समझेंगे हाँ खूब मज़ा आएगा। समकोण सम द्विबाहु त्रिभुज कौन लिए, मतलब राइट एंगल लेंगे लेकिन आइसोस्केलस रहेगा, क्या रहेगा आइसोसेलस रहेगा, क्या रहेगा आइसोसेलस। मतलब राइट एंगल है, एक ऐसा ट्रायंगल जो कि राइट एंगल तो है लेकिन समद्विबाहु है, आइसोसेलस है। मतलब क्या, जिसका दो साइड इक्वल हो, ये और ये इक्वल है। ये तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो ये किसी के इक्वल नहीं होगा, तो बच्चा ये दोनों इक्वल है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऐसे त्रिभुज को बोलते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि समकोण हो, समकोण तो हो लेकिन जिस त्रिभुज का दो भुजा, कोई दो भुजा बराबर हो, कोई दो क्या, ये तो नहीं है ना होगा, तो ये दोनों बराबर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखिए आपको हम एक बार ज्योमेट्री का एक चैप्टर में बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा। उसमें क्या पता है कि जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर रहेगा उस त्रिभुज का उतना ही कोण बराबर होगा। जिस त्रिभुज का जितना भुजा बराबर, जिस त्रिभुज का जितना साइड बराबर उतना एंगल बराबर। तो इस त्रिभुज का दो साइड बराबर, ये और ये क्या है इक्वल है,
इसका मतलब इस त्रिभुज का 2 एंगल बराबर होगा, इस त्रिभुज का 2 एंगल बराबर होगा, ये 90 डिग्री है। अब देखिए कौन 2 एंगल इक्वल होगा, तो इसके सामने में एंगल कौन सा है, ये, और इसके सामने में एंगल कौन सा है, ये, तो ये और ये क्या होगा, इक्वल होगा, ये और क्या होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, देखिए एक बार और समझाते हैं। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो क्या क्या होगा, इसके सामने में एंगल क्या है, ये, और इसके सामने में एंगल क्या है, ये, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। फिर से समझते हैं, ये और ये इक्वल है मान लेते हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने में कौन सा एंगल है, ये, और इसके सामने में कौन सा एंगल है, ये, तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आई बात? तीनों साइड बराबर होगा तो तीनों एंगल इक्वल होगा, कहीं कोई दिक्कत। देखिए तो इस त्रिभुज में क्या है, 2 एंगल इक्वल हो गया। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों को जोड़ के 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ के कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180, ये 90 है तो ये दोनों को जोड़ के 90। अब ये दोनों बराबर है तो कितना कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 और दोनों इक्वल होना चाहिए, तो 45 होगा। ठीक है, चलिए अगर आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, 45 निकालना, जैसे इस एंगल के बारे में आपको बोले। अब अच्छा ये बताइए, ये दोनों भुजा तो बराबर था, अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, तो ये निकाल सकते हैं क्या, ये निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, तो हाइपोटेनस नहीं निकलेगा। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस निकालने का फार्मूला है, बताएं आपको कि p² + b²। ठीक है, हाइपोटेनस नहीं दिया है तो परपेंडिकुलर आपका कितना है, x, तो x² + बेस कितना हो गया, x ही है, तो x² + x² कितना हो गया, 2x²। ठीक है, तो ये क्या निकला, h² निकला ना, तो यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और √2x² का निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, 2 × x × x, तो 2x में से 1x निकल जाएगा तो अंदर में बचेगा √2। इसका मतलब ये क्या निकला, x √2। ठीक है, ये समझ में आई बात? ठीक है, अब देखिए समझते जाएंगे। अगर आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि sin 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 45 क्या होता है, 45 का कुछ भी रहेगा, tan 45 क्या होता है, समझते हैं। तो देखिए sin 45 तो यहाँ पे है, sin 45 तो यहाँ पे है, 45 जिस एंगल के बारे में बात किया जाता है उसके सामने में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। अब देखिए sin का फार्मूला क्या होता है, p/h। sin का क्या होता है, लिख देते हैं पहले, p/h। cos का क्या होता है, b/h। ठीक है, और tan का क्या होता है, p/b। तो आपको बोलेगा sin 45 निकालो, तो sin 45 मतलब p/h, तो sin 45 इसके लिए p क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, इसके लिए p ये हो गया x, और h क्या हो गया, ये हो गया, s तो हमेशा ही रहेगा, तो x √2, तो x ख़त्म हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 1/√2। इसका मतलब क्या हुआ कि sin 45 का वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1/√2। sin 45 का वैल्यू कितना होगा, हमेशा 1/√2। ये आपको याद करना पड़ता है, अगर आपको दिमाग में ये धस रहा है। ठीक है, तो आपको जैसे एग्जाम में, जैसे हम लोग को कोई भी सिनेमा पूरा याद हो जाता है, हाँ आपको ये चित्र अगर याद होगा कि 45 के बारे में जब भी बात किया जाएगा तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि 2 एंगल बराबर होगा और दोनों 45 होगा, तो आप तुरंत वहाँ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इतना बटे इतना होता है, तो x/x √2, x ख़त्म हो गया, 1/√2। ठीक है, फिर cos 45 निकालते हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो बेस क्या हो गया, ये हो गया, तो बेस भी यहाँ पे आपका क्या है, x है, और h आपका क्या है, x √2, तो x ख़त्म हो गया, क्या हो गया, 1/√2। तो cos 45 भी आपका कितना होता है, 1/√2। अब देखिए sin 45 आपका 1/√2 निकला, sin 45 अगर आपका 1/√2 निकला तो cosec निकल जाएगा ना, cosec 45 जस्ट उल्टा देंगे, √2/1। ठीक है, cos 45 आपका 1/√2 है, तो sec 45 हो गया √2/1 √2। tan 45 आपका p/b है, तो tan 45 कितना हो गया, इसके लिए p क्या हो गया, ये हो गया x, अब b क्या हो गया इसके लिए, ये, तो ये कितना हो गया आपका 1। कहीं कोई दिक्कत? तो ये वैल्यू आपका होता है कि मतलब 45 का वैल्यू, तो sin 45 1/√2 होता है, cos 45 1/√2 होता है, और tan 45 1 होता है। sin 45 कितना होता है, 1/√2, cos 45 1/√2, और tan 45 कितना होता है, 1 होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अब ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में क्या पढ़े, एंगल पढ़े। ठीक है, अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपको 30-60 का रहेगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बाय।